So welcome to my fourth lecture of the subject investments, which is about indirect investments. So let's study some of the definition types and subtypes of the indirect investments. Let me explain you the concept of indirect investment with an example. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है. सपोज दैट यू आर एन इन्वेस्टर और आप क्या करते हैं कि आप शेयर्स बाय करते हैं एक कंपनी के विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी. ओके, इन्वेस्टर बाय करता है शेयर्स किसके? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के. और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्होंने आगे एक पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता है. ठीक है, सो एन इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स बाय करता है, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है? दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. वो फाइनेंशियल एसेट्स के जो पोर्टफोलियो है उसको होल्ड कर रही होती है, यानी उनके पास ये ऑलरेडी होते हैं. ये जो फाइनेंशियल एसेट्स के पोर्टफोलियो है, दिस कुड बी बॉन्ड्स, दिस कुड बी स्टॉक्स, एंड दिस कुड बी द ब्लेंड ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये स्टॉक्स भी हो सकते हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के ब्लेंडेड भी हो सकते हैं, यानी इसका जो खुशबू है वो भी हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी जिन्होंने पोर्टफोलियो बाय किया होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, उन पोर्टफोलियो से जो इनकम जनरेट होती है, आपको पता है कि इनकम जो है वो जो रिटर्न होता है वो दो फॉर्म में ही आपको मिलता है. द फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट. अगर तो स्टॉक्स हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स हैं तो इंटरेस्ट मिलेगी. एंड डिविडेंड्स हो या इंटरेस्ट हो, दोनों की ही हम इनकम पोर्शन कहते हैं. नंबर वन. नंबर टू, उन पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाली जो कैपिटल गेन्स हैं या लॉसेस हैं. कैपिटल गेन्स किसको कहते हैं? सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन्स. अगर पॉजिटिव है तो कैपिटल गेन कहेंगे, अगर नेगेटिव है तो कैपिटल लॉस कहेंगे. फर्ज करें कि आपने एक स्टॉक बाय किया है 100 रुपीज का और आपने इसको सेल कर दिया है 120 रुपीज का. तो 20 रुपीज का जो पॉजिटिव इफेक्ट है इसका इस ट्रांजेक्शन से, इसको हम कहेंगे कैपिटल गेन. अगर आपने स्टॉक बाय किया है 100 का और सेल किया आपने $90 का, तो $10 का जो डिफरेंस होगा, नेगेटिव डिफरेंस होगा, इसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस. सो कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करती है? वो जब पोर्टफोलियो को बाय करती है तो उनसे दो तरह की रिटर्न्स जनरेट होते हैं. एक इंटरेस्ट की फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में, इसको इनकम पार्ट कहते हैं. दूसरा कैपिटल गेन या लॉस की फॉर्म में, वो सेलिंग एंड बाइंग प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं. ठीक है, अब ये जो दो रिटर्न्स जनरेट हुए हैं, इस रिटर्न्स में से कंपनी क्या करती है? अपनी कमीशन रखकर जो बाकी पोर्शन होगा इनकम का या रिटर्न्स का, वो इन्वेस्टर्स को दे देते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली के इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स अपने पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करने पड़ते. वो एक स्पेशलाइज्ड कंपनी को एम्प्लॉय कर लेते हैं, वो सॉरी एम्प्लॉय नहीं करते, वो स्पेशलाइज्ड कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं. वो जो कंपनीज हैं, दीज आर द इन्वेस्टमेंट कंपनीज, दे इन टर्न होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. वो अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए उन पोर्टफोलियोज में से जो रिटर्न्स हैं उसको जनरेट कर रहे होते हैं. और इन एक्सपर्टीज के बदले में, जो क्योंकि वो रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे होते हैं इन्वेस्टर्स के पैसों से, तो इसके बदले में जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपना कमीशन चार्ज करती हैं, वो अपनी फी चार्ज करती हैं, जिसको हम मैनेजमेंट फी कहते हैं. और ये डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में वो चार्ज करती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन फीस में चार्ज कर देती हैं, सेलिंग फीस में, ट्रांजेक्शन कॉस्ट में, वो सारी की सारी जो कमीशन है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी चार्ज कर रही होती है. दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. Let's study its definition. Indirect investment is to buying and selling of shares of investment companies that in turn hold the portfolio of securities. वही चीज जो मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन की है, वो आप थियोरेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो क्या कर रही होती है? वो उसके बदले में जो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है उसको होल्ड कर रही होती है, यानी उसको उन्होंने बाय किया होता है.
Investors invest indirectly by purchasing some of the investing company's funds, which then relieves them for making the decision about the portfolio. इस लाइन में वो कह रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो फंड्स हैं उसको बाय कर लेते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो ही डिसीजन मेकिंग कर रही होती हैं पोर्टफोलियो की। अब उस स्ट्रेस से या उससे वो निकल आते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको डायरेक्टली पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करना पड़ता, जबकि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो मैनेज कर रही होती हैं। Investors purchases the ownership interest in the portfolio of the security and are entitled to upload data, share of dividends, interest and capital gains together. Okay? जो इन्वेस्टर्स हैं वो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज को इनडायरेक्टली परचेज कर रहे होते हैं और वो प्रो रेटा बेसिस पे, यानी वो क्या क्या है कि उन्होंने जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की होती है उस हिसाब से उनको डिविडेंड्स मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है और कैपिटल गेन में से शेयर मिल रहा होता है। ठीक है, जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट कम की होगी उसको डिविडेंड्स कम मिलेंगे, जिसने ज्यादा की होगी उसको डिविडेंड्स या कैपिटल गेन के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे। सो प्रो रेटा का मतलब है कि ऑलरेडी डिटरमिन्ड जो रेशियोज होती हैं उस हिसाब से आपको उसके जो शेयर्स हैं वो मिल रहे होते हैं। शेयर होल्डर मस्ट पे अ प्रो रेटा शेयर ऑफ द कंपनीज एक्सपेंसेस एंड मैनेजमेंट फी which will be deducted from the portfolio's earning। आपको जो पोर्टफोलियो में से अर्निंग्स हो रही होती है ना, यानी डिविडेंड्स और कैपिटल गेन की फॉर्म में, उसमें से इन्वेस्टमेंट कंपनी आपका रिटर्न देने से पहले अपनी जो मैनेजमेंट फी है, जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, वो डिडक्ट कर लेती है। फर्ज करें कि आपका शेयर बनता है $100 और कंपनी अपनी जो फी चार्ज कर रही है वो 2% चार्ज कर रही है या 5% का चार्ज कर रही है, तो आपका अगर डिविडेंड $100 है ना, तो उसमें से $5 अपने डिडक्ट करके 95 आपको देगी। 5% क्यों डिडक्ट करिए, वो अपनी मैनेजमेंट फी और एक्सपेंसेस जो है वो चार्ज कर रही है। The prime difference is that the investment company stands between investors and portfolio of securities। डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज को खुद परचेज कर रहा होता है और खुद ही मैनेज कर रहा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज के दरमियान एक इंटरमीडियरी होती है विच इज द इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाउ इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है उसकी मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन की है। जो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, या तो स्टॉक्स की फॉर्म में होंगे या बॉन्ड्स की फॉर्म में होंगे, या उस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स दोनों ही जो है वो इंक्लूडेड होंगे। इन्वेस्टमेंट कंपनीज 3 तरह की होती हैं, उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि इन्वेस्टमेंट कंपनी आर ऑफ 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स, पहली टाइप क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। दूसरी है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तीसरी है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, इनमें डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस इन तीनों में क्या होता है और इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी दैट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एंड मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ द सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्योरली क्या करती है कि वो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज क्रिएट करती हैं, उसके लिए वो इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्ट करते हैं और उस पोर्टफोलियो को मैनेज करती हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए। Each investor shares in the returns from the fund's portfolio and also shares the cost of running the funds। हर इन्वेस्टर को उसमें से रिटर्न भी मिल रहा होता है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट भी बियर कर रहा होता है इसके साथ साथ। Investment company are required to registered by Investment Company Act 1940 with the Securities and Exchange Commission। USA में एक प्राइम जो इंस्टीट्यूट है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके साथ इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं और जिस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 1940। द प्राइमरी फेडरल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो SEC है यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, वो एक फेडरल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी को रेगुलेट कर रही होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज आर नॉट इंश्योर्ड and guaranteed by any government agencies or by any financial institutions। ये इंश्योर्ड नहीं होती और इसकी these are not guaranteed by any government agencies or financial institute। Most regulated investment companies elect to pay no federal tax on the distribution of dividends
इंटरेस्ट एंड रियलाइजेशन कैपिटल गेन ऑफ हिज शेयर होल्डर्स। अच्छा, इसमें एक अट्रैक्टिव फीचर ये होती है कि जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है ना, वो अपनी डिविडेंड्स के ऊपर या कैपिटल गेन्स के ऊपर कोई फेडरल टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, या बहुत मिनिमम वो पे करती है। Fund shareholders are treated as they personally hold the securities in the portfolios, the fund's portfolio and pay the taxes. अच्छा, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तीन तरह की होती हैं, ईटीएफ्स, क्लोज एंडेड कंपनीज एंड ओपन एंडेड कंपनीज। डायग्राम से देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। दिस इज बेसिकली द सेम डायग्राम कि इन्वेस्टर्स बाय द शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड पेज अ कमीशन फी। और ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो क्या करती है कि पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में आगे इन्वेस्ट करते हैं। अब जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पोर्टफोलियो एक स्पेसिफिक सेक्टर का क्रिएट करते हैं। यानी ऐसा पोर्टफोलियो अगर क्रिएट हुआ हो फाइनेंशियल एसेट्स का जो एक स्पेसिफिक सेक्टर को या मार्केट को या जियोग्राफिकल रीजन को सेक्टर टारगेट कर रहा हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि दिस इज द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोर्टफोलियो, अगर वो कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करती है और उसमें सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री के बॉन्ड्स हैं, या उसमें सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स हों, सिर्फ और सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक्स हों, यानी एक ही इंडस्ट्री के एक ही सेक्टर का पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है और वो उसी में इन्वेस्ट कर रही है, या एक ही इंडेक्सेस में वो इन्वेस्ट कर रही है, या एक ही जियोग्राफिकल रीजन में वो इन्वेस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, या एक पर्टिकुलर कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया या मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो अगर आपके जो स्टॉक्स हैं वो एक ही टाइप के हों, यानी एक ही इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं, एक ही जियोग्राफिकल रीजन में फॉल कर रहे हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को जो कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट कर रही होती है, उस इन्वेस्टमेंट कंपनी को हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स। ETFs are the basket of stock that tracks a particular sector, वो यही कह रहा है, investment style और the market specialized या specific sector को target किया जा रहा होता है। ETFs trade on exchange like individual stocks, ये stock exchange के ऊपर ही trade होते हैं, जैसे आपके जो individual stocks हैं उसी तरह ETFs भी trade होते हैं। अब closed ended mutual funds क्या होते हैं? Basic डायग्राम सेम है indirect investment की, कि investor buy the shares of investment company which in turn holds the portfolio of financial assets। अब यहाँ पे देखिए कि इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ वो क्या करते हैं कि वो बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स को बाय करता है और वो शेयर अपने पास रख लेते हैं। अब इन फ्यूचर अगर उसने सेल करना है, तो वो अगर उसने सेल करना है तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेल नहीं कर सकता। अगर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, याद रखिएगा, तो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी से लिए हुए शेयर्स दोबारा इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेल नहीं कर सकता। ही कैन नॉट सेल बैक टू इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसका वापसी का रास्ता बंद है, क्लोज्ड है। तो इस सूरत में वो क्या करता है, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेल नहीं करता तो वो अपने जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल करेगा, यानी वो ऐसे इन्वेस्टर्स को तलाश करेगा जिनको ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, लेकिन वो कंपनी को वापस नहीं बेच सकता। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, इसके दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा होता है? ब्रोकरेज फर्म कर रही होती है, यानी एक फर्म होती है जो कि इस इन्वेस्टर के लिए दूसरे इन्वेस्टर ढूंढ के लेके आती है, ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये फैसिलिटेट करते हैं। ब्रोकरेज फर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बायर एंड सेलर होते हैं जो कि इनको बाय सेल करने के लिए तैयार होते हैं। तो नोट करें, क्योंकि इसकी जो प्राइस, ये स्टॉक एक्सचेंज पे सेल हो रहे होते हैं, इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सेटल होते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, जिनकी डिमांड बढ़े उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी डिमांड कम हो उसकी प्राइस कम हो जाती है। इनको क्लोज एंडेड, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स का? जो बेसिक इसका कंसेप्ट है वो ये है कि इन्वेस्टर्स क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट कंपनी को दोबारा सेल कर सकते हैं। वो ब्रोकरेज फर्म की मदद से स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं और जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से सेटल होती हैं।
Now, an investment इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. इन्वेस्टमेंट कंपनी विद द फिक्स्ड कैपिटलाइजेशन whose shares traded on exchange. इसकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उसकी कैपिटलाइजेशन फिक्स्ड होता है और ये शेयर्स पे एक्सचेंज ट्रेड होते हैं. It offers investment and active managed portfolio of securities. It typically sells no additional shares of its own stock after the initial public offer. The shares of closed-ended funds are in the secondary market exactly like other stock. ये जो closed-ended funds हैं इसकी जो shares हैं वो secondary market यानी stock exchange के अंदर सेल हो रहे होते हैं जिस तरह दूसरे stocks सेल होते हैं. Open-ended mutual funds क्या होते हैं? ये बिल्कुल उससे उल्ट होते हैं closed-ended से. Open-ended mutual funds ने अगर shares सेल करने हो investment company को तो ये सेल कर सकते हैं. दे कैन सेल बैक टू इन्वेस्टमेंट कंपनी. इनके लिए वापसी का रास्ता ओपन होता है. ठीक है. सो दे कैन सेल बैक देयर इन्वेस्टमेंट कंपनी सॉरी देयर शेयर्स टू इन्वेस्टमेंट कंपनी. इनके लिए वापसी का रास्ता जो है वो खुला होता है. ये वापस कर सकते हैं. सो इस वजह से इसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स भी कहते हैं. प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय नेट एसेट वैल्यू फार्मूला. इसकी जो प्राइजेस हैं वो नेट एसेट वैल्यू फार्मूला से हम डिटरमाइन करते हैं व्हिच वी विल स्टडी इन आवर लेटर लेक्चर. हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसकी जो प्राइस नेट एसेट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, उसकी प्राइस किस तरह से set होती है. ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं. दे कैन सेल बैक देयर शेयर्स टू द इन्वेस्टमेंट कंपनीज. An open-ended investment company selling and managing an portfolio of security. ये जिस तरह दूसरी indirect investments हैं, एक open-ended investment company भी क्या कर रही होती है, वो portfolio of securities को manage कर रही होती है और buy and sell कर रही होती है. Mutual funds are either corporation of a business trust typically formed by an investment advisory firm. The trusted in turn hire a separate manager companies to manage the funds. The management company is controlled by the investment company to perform the necessary research and to manage the portfolio. The number of outstandings are continually changing. अच्छा, इसकी जो टाइप्स हैं नंबर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की वो क्या क्या होती हैं. ये डायग्राम को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है. इन्वेस्टर्स बाय द शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज. और वो क्या करती हैं कि वो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं. जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी 4 टाइप्स होती हैं. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स. वो किस तरह से वो जो फाइनेंशियल एसेट्स में का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ना, उसकी बेस पे हम इसको 4 कैटेगरीज में कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं? ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि जिसमें जो पोर्टफोलियो है that is consist of short term that is consist of securities of short term maturities. मनी मार्केट से याद रखिए कि मनी मार्केट क्या होती है कि मनी मार्केट इज द सिक्योरिटी आर द सिक्योरिटीज हैविंग शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी. ये वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है, उनको हम मनी मार्केट मेच्योरिटीज कहते हैं. तो अगर फाइनेंशियल एसेट्स का पोर्टफोलियो कंपनीज ने इस तरह से बिल्ड की है कि उस पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ ऐसी सिक्योरिटीज रखी गई हैं जो जिन सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी 1 साल से कम की है, तो हम उस तरह की सिक्योरिटीज को कहते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. उसमें स्टॉक्स भी आ सकते हैं, उसमें बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसकी मेच्योरिटी जो है वो 1 साल से कम होनी चाहिए. सेकंड इज द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो पोर्टफोलियो होता है वो सिर्फ स्टॉक्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है. यानी इक्विटी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की वो टाइप्स होती हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिसमें पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टॉक्स. अगर आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना दें और उसमें इन्वेस्टर्स की सारी इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. दूसरे हैं बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स. बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स में जो पोर्टफोलियो है वो सारे का सारा बॉन्ड्स का होता है. दीज आर द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बॉन्ड्स. एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स. हाइब्रिड का मतलब है कि इन दोनों का जो है वो मिला जुला जो है वो होती है पोर्टफोलियो होता है. यानी इस पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स वो वाले होते हैं कि जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पे कंप्राइज कर रहे होते हैं. यानी these hybrid mutual funds are the portfolio which consist of stocks and bonds. दोनों ही इसके अंदर होते हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिर्फ स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड में सिर्फ बॉन्ड्स होते हैं. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटीज हैं वो अगर 1 साल से कम हो तो उसको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं. So these are the 4 types of money market mutual funds. Money market mutual funds are considered on short-term investing by holding the portfolio of money market assets, whereas equity funds
bond funds and hybrid funds are concentrated on longer term investment. ये जो तीन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो फंड्स हैं, विच इज इक्विटी फंड्स, बॉन्ड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, इसमें जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की मैच्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज की मैच्योरिटीज हैं, वो 1 साल से ज्यादा की होती है, ठीक है। और इसमें 1 साल से कम की मैच्योरिटी होती है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में। So this was all about today's lecture. Now